नमस्कार गाइस स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। तो गाइस हम बात करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 2 के 2.2 से पहले के जो भी कंसेप्ट है उसकी बात करेंगे। मैंने 2.1 कंप्लीट करवा दिए बिल्कुल अच्छी तरह से। यहां से हम देखो अंक गणित की मूलभूत प्रमेय का अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखो क्या बात करेंगे। अंक गणित की मूलभूत प्रमेय पढ़ने से पहले आपने एक शब्द सुना होगा, अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या होता है सर? अभाज्य का मतलब होता है कि उस संख्या में एक का भाग जाएगा और उसी संख्या का भाग जाएगा। उसी संख्या कहने का मतलब मैंने उसको मान लिया p। तो p का मतलब कोई भी अभाज्य संख्या होगी। उस अभाज्य संख्या का एक तो फैक्टर एक होगा। सर एक तो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है और जो p होता है, p का मतलब मैंने यहाँ पे लिया है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का फैक्टर क्या हो गया? खुद और 1 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई, ये हमारे पास अभाज्य संख्या का फैक्टर हो गया। अब हम बात करते हैं अंक गणित की। ये जो प्रमेय है इसको समझते हैं। तो देखो कोई भी हम एग्जांपल ले, कोई भी नंबर ले, जैसे मान लो मैंने ले लिया, ये संख्या ले ली 8190, ये मैंने कोई संख्या ले ली। अब इस संख्या में हमने क्या करना है कि फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने। तो सर हम गुणनखंड कैसे करते हैं? सर हमें पता है कि सब 5वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कोई संख्या है ये 8190, अब इसमें किसका भाग देंगे? सर 2 का देंगे। 4, ये 1 इसमें नहीं जाएगा तो 0 आ गया। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18। फिर यहाँ कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। सर कितना बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है। अब इसमें देखो किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। क्या 3 का भाग जा रहा है? अब ये 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। ये जो रूल है वो मैंने डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम में पढ़ा है। वहां से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझे। वहां से बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया गया है। वहां से देखने के बाद आपको देखते ही पता चल जाएगा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में से सर्च कर सकते हैं। 3 का भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा। ये कितना हो गया? 10, 3 तिया 9 हो गया। 1 बच जाएगा। कितना हो गया सर? 19 हो गया। तो 19 कितनी बार जाएगा भाग? कितनी बार जाएगा? 19। 3 का देंगे तो 6 बार जाएगा। सर कितना बच जाएगा? 3 पंजू 15। फिर सर 3 का जाएगा क्या? चेक करते हैं। 3 का जाएगा क्या? 3 का चला जाएगा। सर कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 का भाग दे दो फिर जाता है। तो 3 चौक 12, 1 बच जाएगा। 3 पंजा 15, फिर 3 पंजा 15। ठीक है सर। 7 का भाग जा रहा है कि सर 7 से पहले 5 का जा रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 का भाग दे दो। 5 का 4 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसमें जा रहा है क्या? सर जा रहा है, 9 बार जा रहा है। 9 पंजा 45 और इसमें जा रहा है 1 बार। अब 91 91, इसमें भाग जा रहा है क्या? 3 का भी नहीं जा रहा सर, 5 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 6 का भी नहीं जा रहा। किसका? 7 का देखते हैं। 7 का जा रहा है क्या? जा रहा है सर 7 का। तो 7 का भाग दे दो। 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 बार। कितनी बार जाएगा? 13 बार। ये 13, 7 एकम 7, फिर 2 बच जाएगा, 7 ये 21। अब 13 आ गया। 13 में किसका जाएगा? सर 13 तो अभाज्य संख्या है, हमें पता है भाई 1 से 100 तक तो हमें याद होनी चाहिए क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 13 है, 13 क्या है? अभाज्य संख्या। इसमें किसका भाग जाएगा? 13 का। ये हमारे पास क्या आ गया? 1 बार। भागफल क्या आ गया? 1 बार लास्ट में आ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और शेषफल कितना? 0 बच गया। तो ये हमारे पास क्या हो गए सर? डिविजिबिलिटी है। उस डिविजिबिलिटी में हमने सबका डिवीजन कर दिया, कहने का मतलब भाग दे दिया, डिविजिबल कर दिया। ठीक है। आप देखो किस प्रकार से करते हैं। अब ये जो अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, इसमें क्या किया है उसने कि ये मैंने लिख दिया 8190। अब इसमें मैंने क्या कर दिया सर? भाग दे दिया। किसका दे दिया? जैसे मान लो मैंने संख्या किसका दे दिया? 2 का दे दिया। ये 2 का भाग। ठीक है। 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये सर हमारे पास आ गया 4095। अब इस 4095 में हमने किसका भाग दे दिया? सर 3 का भाग दे दिया। 3 का भाग दे दिया। ठीक है सर। इसके बाद में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया? 1365 आ गया सर। ठीक है, 1365 आ गया। अब 1365 में हमने किसका भाग दिया? 3 का फिर भाग दे दिया। तो हमारे पास कितना आ गया? 455 आ गया। 455 आ गया सर। अब 455 में मैंने किसका भाग दे दिया? 5 का भाग दे दिया। तो 5 का भाग दिया तो कितना आ गया? 91 आ गया।
अब इस 91 में किसका भाग दे दिया, 7 का भाग दे दिया, 7 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया। अब ये जो हमारे पास है क्या, 2 3 3 5 7 13। अब इसमें क्या हो गया कि सर ये इसके फैक्टर हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। ये क्या हो गए सर, इसके फैक्टर हो गए, क्या हो गए, फैक्टर हो गए सर। ठीक है, लेकिन सर अब आपने कह दिया कि फैक्टर है, अब इस प्रमेय में क्या कहा सर, अब जरूरी थोड़ी है ना कि हम इसमें 2 का भाग दे, 3 का दे, 5 का दे, 7 का दे, 13 का दे। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं कि ये जो हमारे पास संख्या है इसमें मैं किसका भाग दे देता हूं, 5 का भाग दे देता हूं। 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, एक बार गया सर, कितनी बार गया, एक बार। इसको अच्छी तरह से यहां से स्टार्ट से कर देते हैं। ये संख्या है, अब इसमें भाग दे दिया किसका, 5 का भाग दे दिया। 5 का भाग दिया तो कितना आ गया सर, एक बार गया, कितना बच गया, 3 31 6। फिर कितना बचेगा हमारे पास में, 1 19 3 बार गया सर, कितना बच गया, 4 5 8 40। ये कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। तो अब हम किसका करेंगे, 13 का भाग दे देंगे। ये 13 का भाग देते हैं, 13 का भाग दे दो, 13 एकम 13, 3 बच गया, कितना हो गया 33, 13 दूनी 26, कितना बच गया 13 6 78, ये 13 6 78 आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसका भाग जाएगा, किसका भाग जाएगा, किसी का भाग तो जाएगा, लेकिन हम दे देते हैं 7 का भाग दे देते हैं। 7 एकम 7, 7 8 56। अब इसमें किसका भाग देंगे, 3 का दे, 2 का दे देते हैं। ये 2 का दे दिया, कितनी बार, 9 बार। फिर 3 का दे दिया, फिर 3 का दे दिया। तो अभी हमारे पास क्या आ गए, गुणनखंड फैक्टर है वो क्या आ गए, 5 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये हमारे पास क्या आ गए सर, फैक्टर आ गए। अब सर ये भी तो फैक्टर हैं, सर ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। अब देखो हमारा कंसेप्ट समझ में आएगा। कंसेप्ट क्या निकल के आया कि जो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है उसका मतलब ही क्या है कि सर जो हमारे पास फैक्टर है ना, उस फैक्टर को क्रमबद्ध तरीके से लिखना। कहने का मतलब जो फैक्टर है उनको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना या उनकी घातों के रूप में लिखना। घातों के रूप में कैसे लिख देंगे सर, 2 की घात 1, 3 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1 और 13 की घात 1। या तो सर हम इस क्रम में लिख दें या सर इस क्रम में लिख दें। तो ये जो हमारे पास क्रम में लिख दिया इसको हम बोलते हैं भूत प्रमेय या हम बोल देते हैं मूलभूत प्रमेय। किसकी, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। तो यही आपका कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि पहले तो हम सर फैक्टर करेंगे और फैक्टर को हम क्या करेंगे, एक एक कंटिन्यू हम क्या करते रहेंगे, डिविजिबिलिटी करते रहेंगे, अभाज्य संख्याओं को डिविजिबल करते रहेंगे, भाग देते रहेंगे। तो उनका एक लगातार क्रम आएगा, तो उसको हम अगर घात के रूप में लिख देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, भूत प्रमेय या मूलभूत प्रमेय। तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। अब देखना कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई भी संख्या दे दे, या फिर इससे पहले मैं एक कंसेप्ट और आपको बता देता हूं। क्या कंसेप्ट है कि सर जैसे एग्जाम्पल नंबर ए आपकी बुक में एग्जाम्पल फर्स्ट के रूप में लिखा हुआ है, और ये है क्या कि जैसे मान लो सर कोई भी एक प्राकृत संख्या है, एन क्या है, प्राकृत संख्या है, एन प्राकृत संख्या। उस प्राकृत संख्या, कोई भी एन प्राकृत संख्या है, उसका जो अभाज्य संख्या है एन अभाज्य प्राकृत संख्या, एन अभाज्य प्राकृत संख्या का संख्या अंक संख्यांक 0 पर समाप्त होता है, या फिर समाप्त की जगह हम ये लिखते हैं अंत होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि सर हमारे पास कोई भी संख्या, देखो समझते हैं इसको अच्छी तरह से सब समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी।
जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये 2 लिख दिया। अब इस 2 को मैंने 2 से भाग दिया, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। और शेषफल कितना आ गया सर, शेषफल कितना आ गया सर, शेषफल है वो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया शेषफल। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शेषफल तो 1 आ गया, ये हमें समझ में आ गया। अब देखो सर, ये जैसे मान लो मैंने क्या लिया, ये संख्या ले ली 6, ठीक है। अब इस 6 का जो होगा वो क्या होगा, 6 है उसका फैक्टर क्या होगा, 6 गुणा 1 होगा या नहीं होगा। मैंने यहां संख्या ले ली 12, उसका फैक्टर क्या होगा, 6 गुणा 2 होगा, ठीक है। अब इसका जैसे मान लो मैंने ले लिया 36, इसका फैक्टर 6 गुणा 6 होगा। सर ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है, लेकिन हम समझ रहे हैं। देखो ये 36 ले लिया, अब जैसे मान लो मैंने दूसरा ले लिया 6 गुणा 6 गुणा 6। इस प्रकार से हमारे पास कोई भी संख्या आती है। अब उसका कहने का मतलब हो गया कि जो मूलभूत प्रमेय उसमें हम कैसे लिख देंगे, 6 की पावर 3, यहाँ क्या लिखेंगे 6 की पावर 2। तो मैं 6 की पावर 2 और 6 की पावर 3 की जगह ले लेता हूं 6 की पावर n। 6 की पावर कितना ले लेता हूं, n ले लेता हूं, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या है। जहां ये n क्या है, प्राकृत संख्या है सर, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी हमारे पास प्राकृत संख्या है, उसका जो अंत है क्या है, उसका जो अंत है वो क्या हो, 0 हो। उसका अंक जो समाप्त है वो क्या हो, 0 हो। अब देखो सर, ये हमारे पास कोई भी संख्या है 50। अब इस 50 में किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर जिसका इकाई का अंक 0 है, जिसका अंत 0 पर हो रहा है, उसमें किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। अब जब 5 का भाग जाएगा तो 5 उस संख्या का गुणनखंड होगा या नहीं होगा सर, उस संख्या का क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसका मतलब उसका अंत किससे होगा, 0 से होगा। सर मैं ले लेता हूं 10, मैं क्या ले लेता हूं 20, मैं क्या ले लेता हूं 200, मैं क्या ले लेता हूं 250 ले लेता हूं, 350 ले लेता हूं। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंत क्या हो रहा है, 0 से हो रहा है। अब 0 से सर हो रहा है इनका अंत, तो इसका मतलब कि इनका फैक्टर क्या है, इनका जो गुणनखंड है वो क्या है, 5 है। 5 गुणा 2, 5 फैक्टर है नहीं है सर, है। 5 गुणा 4 सर फैक्टर है या नहीं है सर, है नहीं है बिल्कुल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे 5 गुणा 5 पचम्बा 25 और गुणा 8, ये हमारे पास फैक्टर हो गए, ठीक है। सर यहां पे हम करेंगे तो यहां पे भी क्या फैक्टर हो रहा है, 5 गुणा 5, ठीक है, और गुणा 5, 5 5 25 125 और ये हमारे पास 2 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ 5 का फैक्टर है। जिस संख्या में 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 5 उसका गुणनखंड है या नहीं है, ये गुणनखंड है सर। बस हमें यही समझना है कि जिसका अंत 0 से हो रहा है उसका गुणनखंड क्या है, 5 है। यदि 5 नहीं है तो इसका मतलब उसका 0 से अंत नहीं हो रहा है। अब जैसे मान लो, क्या मान लिया मैंने कि ये 6n कोई है, गुणनखंड है, और उसका अंत किससे हो रहा है, 0 से होता है क्या। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कोई भी जो हमारे पास n प्राकृत संख्या है, उस n प्राकृत संख्या का जो संख्या अंक है उसका अंत किससे होता है, 0 से होता है। ये हमें सिद्ध कीजिए, या होता है या नहीं होता है ये हमें बताना है। तो जो सर 0 से अंत होगा तो इसका मतलब उसका फैक्टर कितना होगा, 5 होगा। लेकिन यहाँ तो कितना है, 6n है। तो 6n कहने का मतलब जो 6n है उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 गुणा 3 और इसकी पावर कितनी, n। ये n तो क्या है, इस 6 का क्या है, ऊपर घात है। अब इस 6 को मैंने क्या लिख दिया, 2 गुणा 3 की घात n। अब इसको 2 की पावर n और 3 की पावर n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। तो सर 6 की पावर n के लिए हम 0 से अंत कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो 6 की पावर n है इसमें गुणनखंड क्या नहीं है, 5 गुणनखंड नहीं है, 5 गुणनखंड नहीं है। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि सर यहाँ पे जो 6 की पावर n है उसके लिए संख्या का अंक जो है वो क्या नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये हमारा क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जिनमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं, जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 1 तो मैंने ये दिया हुआ है आपके, सपोज दैट आपको दिया हुआ है कि एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कितना, 5005। कितना दिया हुआ है, 5005। और दूसरा आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 74 ये हाँ ये डाटा है, सेम डाटा है वही, ये जो आपकी बुक में है वो का वो डाटा है। अभी इसमें क्या पूछ रहा है वो कि इनके अभाज्य गुणनखंड करिए। क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको, ये हमारे पास क्या है 5005। अब इसमें देखो वही हम ट्रिक लगाएंगे कि किसका भाग जा रहा है, किसका भाग नहीं जा रहा है। जिसका हमारे पास भाग जा रहा है हम उसी का भाग दे देंगे। सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, किसका जा रहा है सर, 5 का भाग जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 का भाग दे दो। 5 एकम 5, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। तो सर हमने ये लिख दिया कि 5 का भाग गया और 5 का भाग जाते हमने ये संख्या लिख दी। अब देखो किसका भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है क्या सर, 7 का जा रहा है, दे दो 7 का भाग। 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 30 हो गया। 7 3 21, 7 चौक 28, 20 7 का दिया तो 7 एकम 7, 3 बच गया 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 तिया 21। ये हमारे पास क्या आ गया, 143 आ गया। अब इस 143 में किसका भाग जा रहा है वही चेक कर लेंगे हम, क्योंकि सर यहां तक तो गया नहीं, अब यहाँ पे कौन सा जाएगा, तो यहाँ पे किससे आगे बात करेंगे, 7 से आगे बात करेंगे। 7 से आगे 8 का भी नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं जा रहा, 10 का भी नहीं जा रहा, 11 का जा रहा है, 11 का भी नहीं जा रहा, 12 का भी नहीं जाएगा, 13 का जा रहा है सर, 13 का, 13 एकम 13। और यहाँ पे कितना आ गया, 13 एकम 13। सर 11 कब जा रहा था, इसमें किसका जा रहा था, 11 कब जा रहा है, तो पहले 11 का कर लेंगे हम। ये 11 करते, 11 एकम 11, 3, 11 3 33, फिर 13 का जाएगा और ये 1 का। ठीक है, अब ये तो सर हमारे क्या हो गए, हम इसने डिवाइड कर दिया। लेकिन इसमें जो दिया हुआ है हमें अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, इसमें एक दिया हुआ है ट्री। ट्री मतलब एक पेड़ बनाया हुआ है, फैक्टर ट्री। क्या बोलते हैं हम उसको, फैक्टर ट्री। अब ये जो फैक्टर ट्री होता है इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष। और हमारे एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा कि इसका 5005 का गुणनखंड वृक्ष बनाइए। तो हम गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाएंगे, देखना, इसमें करना कुछ नहीं है, बस सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम प्रोसेस है। करना क्या है कि ये हमने क्या लिख दिया, 5005 लिख दिया। इसको हमने क्या कर दिया, ये बंद कर दिया, लिखते हैं। इसमें किसका भाग दिया, सबसे पहले 5 का भाग दिया। अब 5 का भाग देने पर हमारे पास क्या संख्या आएगी, उसको हम यहां लिख देंगे। 5 का भाग देने पर हमारे पास संख्या आई सर 1001 आ गई। अब इसमें किसका भाग देंगे, जिसका भी भाग देते हैं 7 का भाग दे दिया। अब 7 का भाग देने के बाद हमारे पास क्या संख्या आई, उसको सर हम यहां लिख देंगे। वो संख्या क्या आई, 143 आ गई। ये हमारे पास संख्या आ गई 143। अब इस 143 में जिसका भी भाग देंगे उस भाग को हम यहां लिख देंगे कि जैसे मान लो 11 का भाग दिया, कितनी बार गया सर, ये हमारे पास गया 33 बार। भाई 11 एकम 11 33, सॉरी 11 एकम 11, और ये कितनी बार जाएगा, 11 33, 13 बार गया। अब ये 13 में किसका जाएगा, 13 का ही जाएगा। ठीक है, 13 का जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 0 शेषफल बच जाएगा। बस हमें शेषफल तो कितना बच गया, 0। तो हमारा भाग कितना हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ये तो हमें चेक करना था, या फिर आपको यहाँ पे भी आप खत्म कर सकते हैं। ये सर हो गया, ट्री हो गया। अब इसके गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हमारे क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए और इसके फैक्टर हो गए। इसको फैक्टर के रूप में लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये पहला हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 में जो दिया हुआ है। अब इसको देखो, मैं डायरेक्ट यहां फैक्टर नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं इसको। ये हमारे पास क्या है, 74 गुण 30। अब इसमें वही भाग चेक करते हैं। तो भाग मैंने बताया था कि अगर डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर वहां से डिविजिबिलिटी के अपने रूल नहीं पढ़े तो आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं डिविजिबिलिटी के रूल। देखो क्या क्या है हमारे पास में। सबसे पहले देखो भाग 13 का जा रहा है क्या,
13 का भाग जा रहा है क्या? यहाँ पे 13 का भाग जा रहा है तो चेक कर लो, ये मैंने 13 का भाग दे दिया। अब जो भी हमारे पास संख्या है उसको यहाँ 13 पंजू 65, कितना बच गया सर? 9, 92 हो गया। 13 7 91, 13 7 91, एक बचेगा सर 13 का तो नहीं जाएगा। ठीक है, किसका जाएगा? 17 का देख लेते हैं, 17 का भाग जा रहा है क्या? 17 का भाग देंगे तो 17 से 17 का भाग दे दो, 17 चौके 68, 17 चौके क्या हो गया? 68 हो गया। कितना बच गया हमारे पास में? 6, 62 हो गया। फिर 17 चौक 68 तो जाएगा नहीं सर। 17 3 51, कितनी बार जाएगा? 17 3 51। और ये कितना था भाई? 17 चौके 68, ये 62 था, और 17 3 51, तो कितना बच गया हमारे पास में? 11 बच गया। 11 बच गया भाई, 11 बच गया तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 17 संते 119, 17 संते 119 होता है तो 7 बार चला गया। ठीक है, अब किसका जाएगा? देखो चेक करते हैं। 19 का जाएगा क्या? 19 दूनी 38, 38 गुन्नी 30 57 सर चला जाएगा। 19 का चला जाएगा, कितना आ गया? 19 दूनी 38 और 19 30 57। ये हमारे क्या हो गए? फैक्टर हो गए। क्या हो गए फैक्टर? 13 गुणा 19 गुणा ये 23। भाई ये जो डिविजेबल है ना, ये आप वो वीडियो देखने के बाद ही कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का 2 हो गया। अब हम बात करते हैं कौन से की? एग्जाम्पल नंबर 3 की। कि सर एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? देखो लगभग डाटा फिक्स है, फिर भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो देख लेना। उसके सेम ही जैसे एग्जाम्पल आएंगे। पहली बात तो मैं क्या करता हूं कि डायरेक्ट डाटा ही लिखवाऊंगा आपको, फिर भी अगर कहीं मिस्टेक होता है तो आप देख लेना। सेम से क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो आपका दिया हुआ है 140 दे दिया, 100 दे दिया, 80 दे दिया, आपको 1 दे दिया 192। ये आपका कौन सा है? तीसरा एग्जाम्पल है सर। जैसे मान लो डाटा में तो देखो ये सॉरी 140 नहीं 144 लिखा हुआ है। ये आपकी जो बुक है उसमें 144 लिखा हुआ है, तो 144 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका सेम टू सेम आपको क्या बनाना है? वो का वही करना है। क्या करना है सर? सेम टू सेम। सेम टू सेम हमें क्या करना है देखते जाओ। इसको 144, 144 में किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। अब क्या आएगा सर? 2 7 14, 2 दूना 4, 2 7 14 और 2 दूनी 4। ठीक है सर, फिर 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छिकी 12। ठीक है, फिर 2 का भाग दे दो, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। फिर 2 का भाग दे देंगे, फिर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर 3 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके जो फैक्टर हैं वो फैक्टर क्या हो गए सर? इसके फैक्टर हो गए, इधर लिख देता हूं मैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितनी बार है? 4 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। ये इसके फैक्टर हो। ठीक है, अब दूसरा ले लेता हूं मैं 180। 180 में किसका भाग दे दिया? 2 का दे दिया, कितना आ गया सर? 90 आ गया। 90 में किसका भाग दे दिया? 2 का दे दिया, कितना आ गया? 45 आ गया। 45 में किसका भाग दे दिया? 3 का दे दिया, कितना आ गया? 15 आ गया। 15 में फिर 3 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसके गुणनखंड क्या हो गए सर? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये आ गए, ये फैक्टर हो गए, यही फैक्टर है सर। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने लिख दिया 192। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है तो दे दो, कितनी बार जा रहा है? कितना जाएगा? 96। फिर देखो यहां से दोगे तो कितना जाएगा? लो 12, ये हो गया। फिर 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 48। फिर 2 का भाग दे दो, 24 आ जाएगा। फिर 2 का भाग दे दो, 12 आ जाएगा। फिर 2 का भाग दे दो, 6 आ जाएगा। फिर 2 का भाग दे दो, 3 आ जाएगा। अब इसके जो फैक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे?
दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो। दो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है सर। 2 2 2 4 6 और ये 3, ये गुणा कर दिया मैंने 3। तो ये क्या हो गई सर? इसके फैक्टर हो गए। अब देखो इसमें क्या करना है हमें कि सर ये फैक्टर तो ज्ञात कर लेंगे, लेकिन इसमें एक चीज और पूछ रहा है, एक कंसेप्ट और है। कंसेप्ट क्या है कि सर हमारे पास जो संख्या दी हुई है उस संख्या का हमें क्या ज्ञात करवा रहा है? एचसीएफ और ज्ञात करवा रहा है और एलसीएम और ज्ञात करवा है। वो देखो किस प्रकार से ज्ञात करवाएगा कि जैसे मान लो हमारे पास कोई भी संख्या है। अब ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और क्या करना है? एलसीएम। अब ये ट्री वाला तो समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। कैसे डायरेक्ट लिखता हूं कि इनके जो फैक्टर हैं, इनके जो गुणनखंड हैं वो क्या है? 2 की पावर 1 2 3 4। 2 की पावर कितना है? 4 है सर। 3 की पावर कितना है सर? 2 है। ये तो किसके हो गए? 144 के। 180 के कितने हो गए सर? 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 ये है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ये आ गया। अब इसके बाद में हमारा जो 192 है, इस 192 में हमें क्या दिया हुआ है? 192। इसमें 6 कितनी 2 कितनी बार है? 6 बार है सर। 2 कितनी बार है? 6 बार है। और 3 कितनी बार है? 1 बार, एक बार ही है। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है? एचसीएफ का तो मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब होगा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब ये देखो होते किस प्रकार से? हाईएस्ट कॉमन की मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन आ रहा है। अब देखना ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन आ रहा है इस क्वेश्चन में। 2 की घात 4, 2 की घात 2, 2 की घात 6। कितनी घात कॉमन आ रही है? 2 की घात 2 इसमें भी है सर, 2 की घात 2 इसमें भी है और 2 की घात 6 इसमें। इसका मतलब क्या हो गया कि सर 2 को कितनी बार गुणा किया है? 4 बार। और यहां कितनी बार? 2 बार। यहां कितनी बार किया है सर? 6 बार गुणा किया है। ठीक है। अब सर 2 यहां भी है 2 बार, यहां भी 2 बार है, यहां भी 2 बार। अगर मैं 3 बार ले तो यहां पे है क्या? नहीं है, कॉमन नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए इसका मतलब यहां कॉमन नहीं है। तो 2 की घात हमारे पास ये जो एचसीएफ है इसमें 2 की घात कितनी आ गई? 2 आ गई सर। 3 की पावर 1 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी, क्योंकि 2 लेंगे तो इसमें है ही नहीं सर 2 पावर, तो 1 पावर इसमें भी कॉमन है। ये सर मैंने ले लिया 1 पावर। सर 5 है क्या? 5 नहीं है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, भाई जो है वही लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 की पावर 2, इसका मान तो कितना हो गया? 4 और इसका मान कितना हो गया? 3, 4 3 12। ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या लेंगे? लघुत्तम कैसे लेंगे? लोवेस्ट, कम से कम कोई भी घात हो, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब कम से कम आना चाहिए, जरूरी नहीं कि सारे में आए, कम से कम एक बार आ जाए। ठीक है, तो ले लेंगे हम 2 की घात 6, 2 की घात 6, 3 की घात 3 की घात 2, 3 की घात 2। सर 3 की घात 1, सर 3 की घात 2 आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो कॉमन जरूरी नहीं कॉमन हो, हमारे पास तो घात आनी चाहिए बस। ठीक है। अब 5 की घात 5 की घात 1, ये हमारे पास क्या हो गया सर? ये क्या हो गया? एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। इसको गुणा तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है गुणा करने में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया हुआ है आपको 510 और दूसरा जो डाटा है एग्जाम्पल नंबर 4 का, ये है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर का पहला तो हमारा डाटा है 510 और जो दूसरा डाटा है वो हमारे पास कौन सा है? 92। ये 2 डाटा दिए हुए हैं और इनसे क्या कह रहा है कि गुणनखंड लिखकर
HCF व LCM ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो इनके गुणनखंड लिख दो, 510 के और 92 के गुणनखंड लिख दो सर। 510 के और 92 के, 510 में किसका भाग दिया मैंने, 2 का भाग दे दिया, कितना आ जाएगा सर 200, ये आ गया 2 दूनी 4, एक बचेगा कितना हो गया 11, 2 पंजा 10, 2 पंजा 10, एक तो आ गया 255। इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या सर, 255 में 2 का भाग तो नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है सर, 3 का भाग दे दो, 3 का भाग देंगे 3 8 24, एक बचेगा 3 पंजा 15। अब 85 में किसका भाग जाएगा, 85 में भाग देखो किसका जाएगा, 5 का जाएगा ना, तो 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 7 35, ये आ गया, ये क्या हो गए इसके गुणनखंड हो गए, 5 है, 5 का भाग। दूसरा कौन सा है 92, 92, अब देखते हैं 92 लेते हैं, 92 में किस किस का भाग जा रहा है, 92 में सर 2 का भाग जा रहा है, सीधा दिख रहा है हमें, ये तो सर पहली क्लास का भी बता देगा कि 92 में जा रहा है 2 का, ये 24, ठीक है, 24 में जाएगा तो फिर कितना हो गया 12, फिर कितना हो गया 6, फिर कितना हो गया 3, ठीक है, यहां से 2 का दिया है, यहां से 2 का भाग दिया है, यहां से 2 का भाग दिया है, और यहां कितना हो गया 3। इसके जो गुणनखंड है वो क्या हो गए सर, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 बार, और यहाँ कितना है 3, ठीक है, यहाँ कितना हो गया सर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यही है, ये सर, अरे ये सॉरी ये मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, ये 92 है तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 46 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 23 आएगा, सॉरी भैया आपने भी ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, ये 92 है तो ये आएगा 46 और ये आएगा 23, 92 है तो यहाँ आएगा 46 और यहाँ 23 आएगा। अब 23 में किसका भाग जाएगा, 23 में तो सर 23 का जाएगा, ये तो अभाज्य है, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है हमारे पास में, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 23, ये हो गया, और यहाँ कितना हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये 17। अब हमें क्या करना है HCF ज्ञात करो सर, HCF कम से कम घात लेनी है। अब इसको घात के रूप में लिखेंगे तो इनका भी यही हो जाएगा, 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 17 की घात 1, और इसको लिखेंगे तो 2 की घात, इसको मैंने लिख दिया, तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2 और 23, बस 2 की घात 2 और 23, यही हमारे पास फैक्ट होगी। अब यहाँ पे देखो HCF में 2 की घात 1 दोनों में कॉमन आ रहा है सर, 3 आ रहा है क्या, 3 नहीं आ रहा, 4 5 भी नहीं आ रहा, 17 भी नहीं आ रहा, 23 भी आ रहा, बस ओनली 2 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, कितनी बार, एक बार, सर 2 बार लेंगे तो इसमें तो एक बार ही, इसमें 2 बार तो आ ही नहीं सकती, इसमें तो एक बार ही है, इसलिए हमने एक बार ले लिया, ठीक है, ये HCF आ गया। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM में मैंने क्या बताया था कि उच्चतम घात लेनी है आपको, कहने का मतलब आपकी जो भी उच्चतम घात है वो लेना है। 2 की उच्चतम घात कितनी है, 2 है सर, गुणा 3 की उच्चतम घात सर 3 है, 5 की भी 5 है, 17 की 17 है सर, 17 की 1 है, 23 की 1 घात है। कर दो सर, कर दो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। 2 की घात 2 ही है, 4 नहीं है, 2 ही, ठीक है, तो लिख दो इसको, मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा सा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23। अब देखो गुणा कर रहे हैं, 5 को पहले किया 2 से, इस 5 को 2 से किया तो कितना हो गया 10 दूनी 20, 20 दिए 60, यहां तक तो हो गया 60। अब 60 को किससे गुणा कर देंगे, 23 से कर देंगे या फिर 17 से कर देंगे। 60 को किससे गुणा कर देते हैं, 60 गुणा
इसका तो यहां तक तो कितना आ गया हमारे पास में 60 आ गया। 60 को गुणा किससे कर दिया, 17 से गुणा कर दिया। तो 17 से गुणा कर दो सर, 17 को 0 से करेंगे तो कितना जाएगा 17 और 17 छिकी 102, ये आ गया सर 1020। अब इसको किससे गुणा करेंगे, 23 से गुणा और कर देंगे, ये 23 बच गया। तो 23 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 23 दूनी 46, 4 आ गया, ये लो 23 एकम 23, ये आ गया 23,460। हमारे पास एलसीएम है, उसका आंसर कितना आया 23,460 आ गया। ठीक है, 23,000 कितना आ गया 60 आ गया। अब सर हमें क्या पता चले कि ये एलसीएम और जो एचसीएफ है वो सही है या गलत है। हमने तो निकाल दिया, कहीं गुणा में सर गलती हो गई तो क्या करेंगे, हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा। या फिर हमसे ये कह दे कि सर जांच कीजिए कि ये सही है या गलत है, तो सर कैसे करेंगे हम, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें कंसेप्ट पता है, वो बिल्कुल ही शानदार कंसेप्ट है। क्या है तो देखिए गाइस, हम समझते हैं उसको कैसे है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास संख्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब जो दोनों संख्याएं हैं उनका जो गुणा है वो हमारे पास एलसीएम गुणा एचसीएफ, इनके क्या होगा बराबर होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि सर जो संख्या है ना जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करवाना है, उनका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। और हमारे पास लघुत्तम और क्या आया महत्तम, एलसीएम और एचसीएफ आया, उनका हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। यदि दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन सही है, बिल्कुल हमारा जो मेथड जो हमने किया आंसर वो बिल्कुल राइट है। तो देखो हम कर लेते हैं गुणा, पहली और ये संख्या, पहली संख्या तो हमारे पास कितनी है 510 है, गुणा 92 बराबर, यहां एलसीएम कितना आ गया सर 23,460 आ गया, और एचसीएफ कितना था 2 है, ये एचसीएफ 2 आ गया। कर दो सर गुणा, गुणा कर दो, कैसे करते हैं 51 को 2 से करोगे तो 51 दूनी कितना हो गया 102। ठीक है, ये 0, चलो ये 0 लगा देते हैं पहले। अब 51 को गुणा कर ले, 51 दूनी 102 कितना बच गया 10 बच गया। अब 51 को किससे कर लेंगे 9 से गुणा कर लेंगे, तो 9 पंजो 45, भाई 9 पंजो कितना हो गया 45 हो गया। 400 कितना आ गया 469, और ये कितना हो गया गुणेतर 400 कितना आ गया गुणेतर आ गया 46,920 आ गया सर। अब इसको गुणा कर दो, 0 6 दूनी 12, 1 आ गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, सर समान आ रहा है। इसका मतलब कि हमने जो लघुत्तम और महत्तम निकाला है एचसीएफ और एलसीएम वो क्या है हमारा बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार से हमारे पास ये जो 5 एग्जाम्पल है 4 एग्जाम्पल हैं ये हमारे समाप्त होते हैं। अब कल हम बात करेंगे गाइज 2.2 जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसकी बात करेंगे। और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।